Hello students, welcome to Ed Avenue. This is Sabah. In this video, we're gonna continue the chapter Cell, the unit of life. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल के डिफिनेशन को, सेल क्या होता है ये जाना था, सेल की डिस्कवरी पढ़ी थी और सेल थ्योरी पढ़ा था। इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग सेल के शेप और साइज़ को पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, पहले उसको कवर करेंगे। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इस बेसिस पर सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो दो ग्रुप्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल होती है, ओनली वन सेल उनकी कंप्लीट बॉडी होती है। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में। ओके, चलो लिख लेते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, body of such organisms constitute only one cell. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, अमीबा। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इन सब की बॉडी एक सिंगल सेल होती है। ओके, एक सिंगल सेल। ओके, नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। Body of multicellular organism constitutes more than one cells, more than one cell। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। इनका एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। अब देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो एक सिंगल सेल होती है, ये जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक सिंगल सेल सारे ही इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस से ये प्रूफ होता है कि एक सिंगल सेल वो सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो अलाइव रहने के लिए ज़रूरी है। और एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को अश्योर भी करता है, तभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पर प्रेजेंट है। अगर सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को अश्योर नहीं करता तो हम लोगों को कभी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। सेल्स जो है शेप्स और साइज़ में बहुत वैरी करते हैं, बहुत बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सेल्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल। Cells vary greatly
इन साइज एंड शेप, बहुत वैरी करते हैं। ओके, चलो, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक जीनस है। ओके, एक जीनस, एक टाइप है बैक्टीरिया का। और एक टिपिकल बैक्टीरिया भी बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है एक टिपिकल बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया का ये जो जीनस है माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके, सारे बैक्टीरिया में भी सबसे छोटे। लिखो, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, अब देखो, ये तो है सबसे छोटा सेल। अब सबसे बड़ा सेल कौन सा है? इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का एग। यानी कि जो देखो, एक एग जो होता है ना, वो सिंगल सेल होता है, और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा एग है। मतलब ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है। देखो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच ये 15 to 18 सेंटीमीटर का होता है। क्या ह्यूमन सेल्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन सेल्स में जैसे आरबीसी, ब्लड के सेल्स देख लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखो, आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर, और डब्ल्यूबीसी वैरी करता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, अब देखो, ह्यूमंस में कुछ बड़े सेल्स की बात करते हैं। जैसे फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल में जो ओवम होता है, एग सेल, वो सबसे बड़ा सेल होता है, लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल में। ओवम का डायमीटर होता है अबाउट 100 to 150 माइक्रोमीटर। ओके, और जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे लंबा सेल होता है। अच्छा, उसकी जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, उसका जो डायमीटर है वो अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर है, और न्यूरॉन का लेंथ अबाउट 1 मीटर होता है। ओके, अब देखो क्या है कि मेल्स में ओवम तो होता नहीं है, और ओवम के साइज़ जितना बड़ा कोई दूसरा सेल भी नहीं होता है। तो मेल्स में जो नर्व सेल है वही सबसे लार्जेस्ट सेल भी है और लॉन्गेस्ट सेल भी है। ठीक है, तो चलो लिख लो, largest cell in females, human, is ovum. Ovum is the egg cell. ये होता है 100 to 150 माइक्रोमीटर। ओके, longest cell in female is न्यूरॉन। देखो, डायमीटर और लेंथ अलग अलग क्यों बोल रही? देखो, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। सेल बॉडी होती है, उससे
ऐसे थ्रेड्स सा निकला होता है। ये सारे जो है ना, ये सब डेंड्राइट्स है, ओके, ब्रांचेस जो निकले हुए हैं, ओके। और ये है मेन बॉडी और ये एक्सॉन, ये इसकी मेन बॉडी है ये। तो डायमीटर की मैं बात करें, इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और लेंथ, जो कि बेसिकली एक्सॉन की वजह से इतनी लंबी है, लेंथ 1 मीटर होता है, ओके। 1 मीटर, 1 मीटर से कभी थोड़ा कम हो सकता है, कभी ज़्यादा, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन का डायमीटर। diameter of cell body of neuron, 10 to 100 माइक्रोमीटर। और लेंथ ऑफ न्यूरॉन 1 मीटर, ओके। अब देखो, मेल्स में जो न्यूरॉन है वही सबसे लार्जेस्ट सेल भी है और लॉन्गेस्ट सेल भी है। सो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल इन मेल ह्यूमन इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही नर्व सेल भी बोलते हैं, ओके। ठीक है, ये सेल के साइज समझ गए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब शेप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। सेल के शेप्स वैरी करते हैं अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जिस भी सेल का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलो, जैसे सेल्स में सबसे पहले देखते हैं आरबीसी कैसा होता है। देखो, मैमल्स की आरबीसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैमल्स की जो आरबीसी होती है, जब फॉर्म होती है, बनती है नई सेल, तो वो बिल्कुल ओवल होती है, ओवल या राउंड शेप की होती है, ठीक है। लेकिन जब वही आरबीसी मैच्योर करता है, तो मैच्योर करने पर जो आरबीसी का न्यूक्लियस है ना, वो सेल के बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के बीच में ना डिप्रेशन हो जाता है, ओके। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप ऑफ सेल्स। आरबीसी देखो, जब वो बनता है, शुरू में फॉर्म होता है जो जैसे ओवल या राउंड शेप का होता है। फिर जब ये मैच्योर करता है, तो मैच्योर करने पर इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इजेक्ट कर जाता है, न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ पर डिप्रेशन बन जाता है। इसको साइड से देखोगे तो ऐसे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये दोनों ही तरफ से कॉनकेव शेप का हो गया, दोनों ही तरफ से डिप्रेशन हो गया। इसी वजह से जो आरबीसी का मैच्योर मैमेलियन आरबीसी का जो शेप है, वो बाय कॉनकेव शेप है, बाय कॉनकेव शेप, ओके। ये बीच में डिप्रेशन है, साइड व्यू ये है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय कॉनकेव शेप, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी देखते हैं कैसा होता है। डब्ल्यूबीसी
WBC अमीबॉइड शेप का होता है। अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड का मतलब होता है अमीबा जैसा। अमीबा का शेप इरेग्युलर होता है ना, वो अपना शेप चेंज कर लेता है। वो कभी ऐसा होगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा, या कोई भी शेप अपना चेंज कर सकता है ना। WBC का जो न्यूक्लियस होता है, देख लो WBC अलग अलग टाइप्स के होता है, ठीक है। और उन अलग अलग टाइप्स के WBC में जो न्यूक्लियस होता है उन सब का शेप भी अलग अलग होता है। तो जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके न्यूक्लियस की शेप की भी बात करेंगे, ठीक है। चलो, अमीबॉइड शेप का होता है ये। RBC और WBC का जो ये शेप है ना, इस तरीके का, इन दोनों ही सेल्स के शेप के ऐसा होने का वजह है, जो कैपिलरीज होती है ना वो बहुत पतली पतली होती है, जिनके थ्रू इन RBCs और WBCs को क्रॉस करना होता है। तो RBC अपने इस पतले शेप की वजह से निकल जाता है, और WBC क्योंकि अपना शेप चेंज करके पतला हो सकता है, तो ये इस तरह का शेप बनाकर पतली पतली कैपिलरीज से निकल जाता है। तो इन दोनों का शेप बहुत हेल्प करता है इनको कैपिलरीज से गुजरने में, ठीक है। अब देखो, अब एपिथेलियल सेल्स देखते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स स्क्वायर शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के, ऐसे। ऐसा फ्लैट सेल्स होता है, पतला पतला और स्क्वायर शेप का, ठीक है। अब देखते हैं क्यूबॉइडल, ये कॉलमिनर एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो क्यूब शेप का होता है, ठीक है। और अब देखते हैं कॉलमिनर सेल्स। कॉलमिनर सेल्स जो होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, देखो ऐसा होता है। और इनके न्यूक्लियस भी सब एक साइड में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। यह है कॉलमिनर सेल। अब इसे नर्व सेल भी बताया था, नर्व सेल का एक बार देखो फिर से। नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल्स जो है ना वो ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। देखो, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन होता है, ओके। और ये इसकी मेन सेल बॉडी है, और ये जो ब्रांचेस है ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग होती है, ओके।
ठीक है, अब कुछ प्लांट्स के सेल्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि ट्रैकीड होता है, ट्रैकीड जाइलम का एक कंपोनेंट है, जाइलम में ये सेल होता है, ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है और टेपर्ड एंड्स होता है इसका। टेपर्ड एंड, टेपर्ड एंड का मतलब होता है एंड में ना ये पतले पतले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पॉइंटेड से, देखो ऐसा होता है। ये इसका सेल वॉल है, इसके सेल वॉल में से छोटे छोटे पिट्स होते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसके सेल वॉल में प्रेजेंट पिट्स है। ये जो एंड है बिल्कुल टेपर्ड होते, पतले पतले। ठीक है, देख लो, पिट्स ऑन सेल वॉल। ठीक है, अब जैसे एक और सेल होता है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल होते हैं, ये भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये सेल, मीजोफिल सेल्स। राउंड और ओवल शेप के होते हैं, ये लीव्स में मिलते हैं। ओके, ये देखो, ऐसे राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। ओके, और ये सेल्स का न्यूक्लियस है। ये मीजोफिल सेल्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज सेल के साइजेस और सेल के शेप को देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे और सेल के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ओके, thanks for watching and stay tuned for the next part.